Good morning, students. Today we are going to start our next in-text question answers of chapter Force and Laws of Motion. So question first we have that which of the following has more inertia. हमें तीन ऑप्शंस दिए गए, हमें ये बताना है कि तीनों में से कौन से ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इनर्शिया है. फर्स्ट है अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज. एक रबर बॉल है और एक स्टोन है, दोनों की साइज सेम है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है नीचे देखिए. मास ऑफ अ स्टोन इज मोर देन द मास ऑफ अ रबर बॉल. स्टोन का जो मास है वो रबर बॉल से ज़्यादा होता है, चाहे सेम साइज हो. इसीलिए इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा. देन सेकेंड वी हैव अ बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन. अब बाईसाइकिल और ट्रेन है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अब ट्रेन का जो मास है वो ज़्यादा है बाईसाइकिल के मास से, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ट्रेन है उसका इनर्शिया बाईसाइकिल से ज़्यादा हो जाएगा. देन नेक्स्ट वी हैव सी. इसमें बोला गया कि एक 5 रुपये का कॉइन है और एक 1 रुपये का कॉइन है. सो दोनों में से किसका इनर्शिया ज़्यादा है. सो 5 रुपये का जो कॉइन है वो हैवी भी है और उसमें मास भी ज़्यादा है, किससे कंपेरिजन टू 1 रुपये के कॉइन से. इसीलिए जो इनर्शिया ज़्यादा है वो किसका होगा, 5 रुपये के कॉइन का होगा. देन सेकेंड क्वेश्चन भी है यस. सो किसका ज़्यादा होगा, जो 5 रुपये कॉइन है उसका जो इनर्शिया है वो ज़्यादा होगा. ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन भी है. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस. इसमें बोला गया है कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो बॉल है उसकी कितनी टाइम्स वेलोसिटी चेंज होती है. सो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट उसमें बुक में दिया हुआ है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसमें देखिए आंसर क्या है. एज अ फुटबॉल प्लेयर्स किक्स द फुटबॉल इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 0 टू अ सर्टेन वैल्यू. सपोज बॉल रखी हुई है तभी उसको किक मारेंगे तो उस टाइम 0 है, जैसे ही मारेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी. एज अ रिजल्ट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल गेट्स चेंज्ड. तो जैसे से रिजल्ट क्या आएगा कि जो वेलोसिटी है बॉल की वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी. इन दिस केस द प्लेयर अप्लाइड अ फोर्स टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल. इसमें क्या होता है कि फोर्स लगता है ताकि क्या हो सके, प्लेयर अप्लाई कर सके फोर्स और बॉल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो, चेंज हो. देन अनदर प्लेयर किक्स द बॉल टूवर्ड्स द गोल पोस्ट. जो दूसरा जो प्लेयर है वो भी किक करेगा बॉल को गोल पोस्ट की तरफ. ठीक है, तो उससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द बॉल गेट्स चेंज्ड. तो उसके कारण क्या होगा, जो मतलब डायरेक्शन जो है बॉल की वो भी चेंज हो जाएगी. देयरफॉर इट्स वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस. तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, चेंज होगी. देन इन दिस केस द प्लेयर अप्लाइड अ फोर्स टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल. इसमें क्या बोला गया कि एक प्लेयर है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ताकि क्या हो सके, वेलोसिटी जो है बॉल की वो चेंज हो सके. द गोल कीपर कलेक्ट्स द बॉल. इन अदर वर्ड्स द बॉल कम्स टू रेस्ट, दस इट्स स्पीड रिड्यूस टू 0. इससे बोला गया कि जो गोल कीपर है वो क्या करता है, बॉल को कलेक्ट करता है. तो मतलब क्या है कि बॉल जो है वो रेस्ट पे आता है, यानी कि वो 0 पे आ जाता है, उसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस होकर 0 हो जाती है. फ्रॉम अ सर्टेन वैल्यू द वेलोसिटी ऑफ द बॉल हैज़ चेंज्ड. तो जो वैल्यू है, जो सर्टेन वैल्यू थी उससे भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. इन दिस केस द गोल कीपर कलेक्ट्स द बॉल. उस केस में क्या होगा कि जो गोल कीपर है वो बॉल कलेक्ट करेगा. Then next we have question third that explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. इससे बोला गया है कि अगर हम लोग ब्रांच को शेक करते हैं, ठीक है, तो जो लीव्स है वो क्यों डिटैच हो जाते हैं ट्री से, वो क्यों नीचे गिर जाते हैं. तो उसका सॉल्यूशन जो है वो देखिए. वी हैव दैट इन दिस केस. सो ये जो केस है इसमें क्या होता है देखिए. सम लीव्स ऑफ अ ट्री गेट डिटैच्ड व्हेन वी शेक इट ब्रांचेस विगोरसली. दिस इज बिकॉज व्हेन द ब्रांचेस ट्री आर शेकन इट मूव्स इट एंड फॉर मोशन टू एंड फ्रो मोशन इट लीव्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट. क्या बोला गया कि सपोज ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि डाली को हिलाते हैं. ठीक है, तो जैसे ही ब्रांचेस को हम लोग हिलाएंगे ना तो उसमें क्या होगा कि ब्रांचेस हिल रही है पर जो लीव्स है वो अपनी ही जगह पर है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, दिस इज बिकॉज द इनर्शिया ऑफ द लीव्स टेंड टू रेजिस्ट टू एंड फ्रो मोशन. उसमें क्या होता है कि जो इनर्शिया जो है लीव्स का उसकी उसमें इतनी टेंडेंसी है ताकि लीव्स क्या हो, आगे पीछे मूव हो सके. ड्यू टू दिस रीज़न द लीव्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री व्हेन शेकन विगोरसली. यही रीज़न है कि क्या होता है कि जब हम लोग ब्रांचेस को या ट्रीज को हिलाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जो लीव्स है वो गिर जाते हैं. ओके, नाउ next we have that question fourth. Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backwards when it accelerates from rest. इसमें क्या बोला गया है कि ऐसा क्यों होता है कि जब एक बस है वो मूव कर रही होती है
तो वो आगे की साइड में जो है वो फॉल क्यों होता है उसकी तरफ से, एंड इट एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, और वो क्या होता है जो रेस्ट है उससे एक्सीलरेट होता है। सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर्स एवरी बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, जो मेंटेन कर रही है अपना उसका स्टेट मोशन में, और उसका जो स्टेट है या रेस्ट हो या मतलब रेस्ट में हो या मोशन में हो, किसी भी मोमेंटम में हो, तो जो बॉडी है एट रेस्ट इट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट, तो वो जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगी, वो रेस्ट पे ही रहेगी। और अगर वो मूव कर रही है तो वो मूवमेंट में ही रहेगी, मोशन में ही रहेगी, ठीक है। सो अगर एक बस है वो मूव कर रहा है और पैसेंजर है वो उस पर बैठा है, तो देखिए कि जैसे बस जिस स्पीड से बस चल रही है उसी स्पीड से क्या हो रहा है, जो पर्सन है वो उस पर बैठा है पर वो भी उसी स्पीड के साथ उसके साथ चल रहा है। पर यह है कि बस मूव कर रही है और वो पर्सन है वो बैठा हुआ है, रेस्ट पे है। तो जैसे ही बस आप ब्रेक लगाएगी तो जो पैसेंजर है जो उसी के स्पीड से मूव कर रहा है वो तो रेस्ट पे था, तो वो सीधा क्या होगा, आगे जाके फॉल डाउन होगा। सो देखिए, इन दी पैसेंजर टू मेंटेन हिज स्टेट ऑफ मोशन, वो तो उसी में मतलब अपना जो मोशन है वही रखेगा। एज अ रिजल्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सिटेड ऑन हिम, मतलब अगर बस चल रही है, बस मोशन में है, तो उसके ऊपर जो पर्सन है वो खुद रेस्ट पे है पर बस के साथ तो मोशन में है, तो बस रुक गई पर उसका मोशन तो चलता रहेगा। तो जैसे ही बस आगे ब्रेक अप्लाई करेगी तो वो सीधा क्या होगा, आगे की तरफ फॉल होगा। देन सिमिलरली द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स व्हेन द बस एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो पैसेंजर है उसमें इतनी टेंडेंसी है कि वो फॉल होता है पीछे की साइड में अगर बस है वो एक्सीलरेट करती है फ्रॉम रेस्ट से, मतलब अगर वो स्पीड स्टार्ट कर रहा है और स्टार्ट करके एक्सीलरेट कर रहा है तो जो पैसेंजर है वो पीछे की साइड जाएगा, और अगर वो ब्रेक लगा रही है बस तो पैसेंजर कौन सी साइड जाएगा, आगे की साइड जाएगा। सो दिस इज बिकॉज व्हेन दी बस एक्सीलरेट्स द इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर टेंड्स टू अपोज दी फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बस। इसमें क्या बोला गया कि उसी के कारण क्या होता है कि जो इनर्शिया है पैसेंजर का वो अपोज करता है बस की डायरेक्शन को। अगर बस आगे बढ़ रही तो वो पीछे जाएगा, और अगर बस पीछे का ब्रेक लगा रही तो वो आगे बढ़ेगा। सो हैंस द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स व्हेन द बस एक्सीलरेट्स फॉरवर्ड। अगर बस है वो आगे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है तो जो पैसेंजर है वो क्या होगा, पीछे की साइड फॉल होगा। Then next we have page number 126 question. First we have, if action is always equal to the reaction, explain how a horse can pull a cart. अगर हमने पढ़ा था थर्ड लॉ न्यूटन का कि एक्शन है वो रिएक्शन के इक्वल होता है, सो एक हॉर्स है वो कार्ट को कैसे पुल करता है। अ हॉर्स pushes the ground in the backward direction according to the सो वी हैव दैट हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो हॉर्स है वो क्या करता है, ग्राउंड को पीछे की साइड धक्का लगाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, मोशन और रिएक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द हॉर्स इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एज अ रिजल्ट द कार्ट मूव फॉरवर्ड। मतलब क्या है कि जैसे जो हॉर्स है वो ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का लगाता है, वैसे ही जो ग्राउंड है वो भी धक्का लगाता है किसको, कार्ट को आगे की साइड में, जिसके कारण क्या करता है, हॉर्स जो है वो कार्ट को आगे की तरफ खींच लेता है। देन सेकेंड वी हैव, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फेमस टू हेल्ड अ हॉर्स विच गेट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ड्यू टू द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द वाटर बिगिन इजेक्टेड, जब वाटर इजेक्ट हो रहा है तो उसका जो बैकवर्ड डायरेक्शन होता है उसके कारण होता है ऐसा। व्हेन अ फायरमैन होल्ड्स अ हॉर्स, जो फायरमैन है उसे जब वो हॉर्स पकड़ा हुआ है विच इज़ इजेक्टिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर, जिसमें से क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। सो देन अ रिएक्शन ऑफ एग्जिटेड ऑन हिम बाय द रिजेक्टिंग वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए जैसे कि कोई भी फायर ग्रेड वाले ले लीजिए, ऐसा कुछ ले लीजिए, तो वो क्या करते हैं जब वो पानी डालते हैं तो कितना बड़ा, और उसकी जो विड्थ और मेजरमेंट कितनी बड़ी होती है पाइप की, तो उसमें से कितना ज़्यादा अमाउंट में पानी निकलता है। तो जब पानी आता है तो पानी का फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता, मतलब पानी जो है पानी पे जो पर्सन का फोर्स है वो आगे की तरफ लगा रहा है, तो पानी जो पर्सन पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पर्सन है वो पीछे की डायरेक्शन में मूव करता है। This is because of Newton's third law of motion. As a result of backward force, the stability of the fireman decreases. तो बैकवर्ड साइड जो लगता है फोर्स, उसमें क्या होता है कि जो फायरमैन है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन थर्ड वी हैव, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फिक्स्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। इसमें बोला गया कि राइफल का मास दिया गया है, बुलेट का मास दिया गया है, हमें इनिशियल जो रिकॉयल वेलोसिटी है राइफल की वो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए अब
हमें मास राइफल का मास दिया हुआ है 4 kg, ठीक है, और बुलेट का मास दिया गया है 50 kg, यानी कि हमने केजी में 50 ग्राम केजी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 0.05 kg। देन यहाँ पे बोला गया है कि जो वेलोसिटी दी गई है राइफल की वो v1 है, और जो बुलेट है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो 35 मीटर पर सेकेंड। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं वही पढ़ रही हूँ। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। पहले जो इनिशियली राइफल की जो वेलोसिटी थी जब वो रेस्ट पे थी वो कितनी थी, v यानी कि 0 थी। टोटल इनिशियल मोमेंटम यानी कि पहले का जो मोमेंटम था राइफल का वो कितना था, m1 प्लस m2 और ब्रैकेट में v इज इक्वल्स 0। सो टोटल मोमेंटम ऑफ द राइफल एंड बुलेट, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि h v1 m v1 प्लस 0.65 इंटू 35। इनको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 4v1 प्लस 1.75 हमारा आंसर आया। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का लॉ है उसमें क्या बोला गया है कि टोटल मोमेंटम जो है, ठीक है, पहले वाला वो मतलब बिफोर वाला वो आफ्टर के इक्वल होता है। बिफोर मोमेंटम एंड आफ्टर मोमेंटम दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो देखिए 4v1 प्लस 1.75 है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, 4 को उस साइड ले गए तो क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे -0.4375 मीटर पर सेकेंड। सो देखिए द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वन राइफल रिएक्ट्स बैकवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 0.4735 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या दिखाता है कि जो राइफल है वो कौन सी साइड मूव कर रही है, बैकवर्ड साइड में मूव कर रही है। Then next we have two objects of masses 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। दो ऑब्जेक्ट है इतने मासेस के, आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन, सेम लाइन में मूव कर रहे हैं, और जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। देन कॉलिड आफ्टर, तो कॉलिजन के बाद जो मूव हुआ है उसमें हमें निकालना है कि वेलोसिटी क्या हुई सेकेंड ऑब्जेक्ट की। सो देखिए क्वेश्चन में मैंने दिया गया कि 100 ग्राम 200 ग्राम 2 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि मास और वेलोसिटी क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट की, इस तरीके से दिया हुआ है आपको। वेलोसिटी क्या है आफ्टर कॉलिजन वो हमें दी गई है 1.67 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी जो है सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की कितनी है, v4 होगी। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे क्या बोला गया है कि टोटल मोमेंटम जो है बिफोर वो आफ्टर के इक्वल होता है। सो देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि पहले वाला मोमेंटम इज इक्वल्स आफ्टर मोमेंटम दैट इज m1 v3 और m2 v3 और m2 v4, इस तरीके से। सो m1 v1 इनकी जगह पे हमने बस इनकी वैल्यूज पुट की है, 0.1 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 1 इज इक्वल्स 0.1 इंटू 1.67 प्लस 0.2 इंटू v4, इस तरीके से हो गया। तो पहले हमने 0.1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 0.4 आ गया, क्योंकि दोनों को प्लस भी करना है। 0.2 यानी कि 0.4 आ गया। देन इस साइड 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 और 0.2 इंटू v4, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 0.67 प्लस 0.2 v4, ऐसे आ गया। देन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम अब हमारे पास ये आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, 0.67 और 0.2 को हम लोग प्लस करके उस साइड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करके क्या आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि v4 वेलोसिटी क्या आ गई 1.165 मीटर पर सेकेंड आ गई। सो हैंस द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या बोला गया है सेकेंड ऑब्जेक्ट की, कि जो वेलोसिटी है सेकेंड ऑब्जेक्ट की वो क्या दी गई है 1.165 मीटर पर सेकेंड आफ्टर द कॉलिजन, की कॉलिजन के बाद हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट की निकालनी थी कॉलिजन के बाद, तो सेकंड ऑब्जेक्ट की कितनी आ गई 1.165 मीटर पर सेकंड आ गई थी। यहाँ पे हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। टिल देन थैंक यू।